नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का श्रीमाली सर यूट्यूब चैनल में। शिक्षण विधियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और आज नई क्लासेस के साथ में, नई शिक्षण विधियों के साथ में हम फिर हाजिर हैं। क्लासेस हमारी लगातार चल रही है। अगर आपने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है तो जरूर देखिए, क्योंकि शिक्षण विधियों का जो वेटेज है, अगर आप बहुत लाइट ले रहे हैं कि शिक्षण विधियों से क्या ही आता होगा और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और क्यों पढ़ें, तो मैं आपको एक सीधी सेट बात बता देता हूँ कि शिक्षण विधियों का 50% रेशियो रहता है। यदि 15 नंबर का पोर्शन दूसरा है तो 15 नंबर का पोर्शन शिक्षण विधियों का रहता है। इसलिए शिक्षण विधियां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ाने की आपको कोशिश की है, जिसमें प्रश्न सटीक रूप से बैठते हैं। और शिक्षण विधियों में है कुछ नहीं है, शिक्षण विधियों में सिर्फ आपको समझना है कि किस तरीके से प्रश्न बनते हैं और लगातार हम प्रश्न भी साथ साथ में कर ही रहे हैं। एक मुख्य बात यह भी है कि हम जो शिक्षण विधियां कर रहे हैं उनकी विस्तार से जितने पिछले साल के प्रश्न आए हैं उनको हम जैसे ही क्लासेस शिक्षण विधियों की पूरी हो जाएगी उसके बाद में इसका अध्ययन करेंगे, ताकि क्या होगा कि जो समय होगा परीक्षा का नजदीक उसके, तो उससे आपको थोड़ा सा याद भी रहेगा और इतने दिन आपने जो पढ़ रखा है उसका भी लगातार रिवीजन हो जाएगा और कितना आपको याद है उसका भी पता चल जाएगा। तो शिक्षण विधियों के बारे में हम बहुत डिटेल से हम पढ़ने जा रहे हैं और आज एक नई कक्षा शिक्षण विधियों के बारे में है। अगर आपने अभी तक क्लासेस नहीं देखी है तो आप जो है प्ले लिस्ट में पूरी लिस्ट बना रखी है शिक्षण विधियों की, वहां पर भी जाके देखें मेरे चैनल पे। और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़ जाता है इससे। इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, है ना, कि क्या दिक्कत है सब्सक्राइब करने में, बस बटन है तो दबाना है, दबा दीजिए, है ना। मोबाइल का वैसे ही तो इतना उपयोग करते हैं ना, फॉलो भी तो करते हैं इंस्टाग्राम पे इतना सारा, तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आज जो हम शिक्षण विधि पढ़ने जा रहे हैं वो है समस्या समाधान विधि। देखिए, समस्या समाधान विधि आप जैसे जैसे पढ़ेंगे इसको वैसे वैसे आपको लगेगा कि यार जो दूसरी जो शिक्षण विधियां है उसमें भी कुछ कुछ पोर्शन इसका आ रहा है। क्यों? क्योंकि समस्या समाधान विधि जो होती है उसमें आपको एक समस्या दे दी जाती है और उस समस्या का आपको समाधान ढूंढना होता है। तो इसमें मानसिक विकास का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। वही मैंने प्रायोजना विधि आपको पढ़ाई थी तो उसमें एक चीज बताई थी कि उसमें भी एक समस्या आती है और प्रायोजना विधि में समस्या आती है तो हम उसको करके सीखते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको मानसिक विकास का, उसमें शारीरिक कार्य ज्यादा होता है और इसमें मानसिक कार्य ज्यादा होता है। तो पढ़ते हैं आगे और देखते हैं डिटेल से कि समस्या समाधान विधि किस प्रकार से शिक्षण विधियों में सहायक है और साथ में हमारे परीक्षा में किस प्रकार के मुख्य जो प्रश्न है वो बनते हैं। बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं समस्या समाधान विधि के बारे में। अब सबसे पहले बात आ जाती है हर बार की तरह कि समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक कौन है। तो समस्या समाधान विधि के प्रवर्तक हैं पहला सुकरात और दूसरा कौन है, सेंट थॉमस। तो सेंट थॉमस और सुकरात। तो एक प्रश्न आपके यहाँ पे बन जाता है और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो एक सुकरात हमने एक विधि और पढ़ी थी जिसके प्रवर्तक थे, ठीक है, शायद लास्ट ही क्लास में हमने पढ़ी थी, जरूर देखिएगा उसको। तो सेंट थॉमस एक नाम हो जाता है, तो यहाँ पे दो नाम याद रखने हैं कि इसके प्रवर्तक है। लेकिन एक और आपको बात ध्यान रखनी है कि आधुनिक प्रणेता कौन है। ये तो क्या हो गया कि सर्वप्रथम इन्होंने एक विचार दे दिया था कि जो समस्या समाधान है इस तरीके का जो कार्य होता है वो समस्या समाधान में आता है, लेकिन इसका आधुनिक प्रणेता कौन है, तो जॉन ड्यूई। लेकिन हम वैज्ञानिक विधि में बात करें तो VH किलपैट्रिक। हमने इनकी एक और शिक्षण विधि पढ़ी है, कौन सी पढ़ी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है आपको। तो यहाँ पे 3-4 नाम हम याद रखेंगे। सर्वप्रथम किसने दिया है, फिर रिवीजन कर लेते हैं, सुकरात ने, और सुकरात के साथ में सेंट थॉमस ने। लेकिन आधुनिक प्रणेता की हम बात करेंगे तो जॉन ड्यूई, और उसके साथ में ही वैज्ञानिक रूप से आपको पूछ लिया जाए तो किलपैट्रिक। अरे सर कितना नाम याद रखना है, क्या कर सकते हैं बेटे, ऑप्शन ही नहीं है कुछ भी, पढ़ना तो है ही है और उसको हम याद भी करना ही है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है शिक्षण विधि में। यह शिक्षण विधि यह शिक्षण की एक ऐसी तकनीक है जिसमें शिक्षण संबंधी पाठ्य वस्तु, प्रकरण व समस्या को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। यही बात मैंने आपको बताई कि जो एक समस्या है वो क्या किया जाता है, छात्रों के सम्मुख एक शिक्षक प्रदर्शित कर देता है कि भाई साहब आपके सामने ये समस्या है, ठीक है, बताओ, घर जाना है आपको, छुट्टी हो गई है तो कैसे जाओगे, ये एक समस्या है। तो रोज तो गाड़ी आ रही है, अब हम पैदल जाएंगे तो कैसे जाएंगे, बताओ समस्या, जिसका समाधान दोनों सक्रिय होकर सामूहिक रूप से विचार विमर्श व तार्किक चिंतन से करते हैं। अब बच्चा बेचारा अकेला घबरा गया, उनके यार मार साहब कुछ बता दो, तो और कहते हैं कि चलो पैदल पैदल चलो, सामने सामने जाओ, लेफ्ट लेना घर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, समाधान हो गया इसका। तो इस तरीके से क्या करते हैं, दोनों जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, और दोनों सक्रिय रहते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, फिर वही बात कि ये मनोवैज्ञानिक विधि हो गई। मनोवैज्ञानिक हो गई, ठीक।
सामूहिक रूप से विचार में तार्किक करते हैं। इसमें प्रधान भूमिका छात्र की होती है। अगर प्रधान भूमिका छात्र की हो रही है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, छात्र केंद्रित। और छात्र केंद्रित हो गई, इसका मतलब भविष्य क्या हो गया कि ये मनोवैज्ञानिक विधि है। तो दो तरीके से हमने सिद्ध कर दिया ये मनोवैज्ञानिक विधि है भाई साहब, ये काम सही तरीके से करेगी। ठीक है, हाँ विद्यार्थियों स्वयं के विचारों। अब इसमें क्या होता है कि इस विधि में समस्या का चयन करके विद्यार्थी स्वयं के विचारों, तर्क शक्ति के आधार पर मानसिक रूप से समस्या का हल ढूंढकर नवीन ज्ञान प्रदान करता है। अब देखिए प्रायोजना विधि में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो छात्र पूर्व ज्ञान के आधार पर क्या करता है, जो समस्या है उसका समाधान करता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वैज्ञानिक विधि का उपयोग हो रहा है और इसमें नया ज्ञान आ रहा है। यानी कि मैं कहूं कि जो आविष्कार होते हैं वो इसी विधि के अंतर्गत होता है। इसी विधि का उपयोग करेंगे तभी कोई नया आविष्कार होगा। ठीक समस्या समाधान विधि एक प्रणालीबद्ध प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी भी समस्या का विश्लेषण करने, उसे समझने और उसका समाधान निकालना। देखिए 3 काम हो गए। सबसे पहला उसका विश्लेषण करना है, उसके बाद उसे समझना है और उसके बाद में उसका क्या करना है, समाधान खोजना है। हम सोपान में और डिटेल से पढ़ेंगे एक एक किया जाता है। इस विधि का उपयोग किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है, बिल्कुल कैसे भी कर सकते हैं भाई। शिक्षा में कर लिया हमने, व्यवसाय में कर लिया, प्रौद्योगिकी में कर लिया, ठीक है, दैनिक जीवन में कर लिया। अब मान लीजिए शिक्षा में कैसे, आपके सामने एक समस्या आ गई कि आज सर बुक पढ़ा रहे हैं और बुक पढ़ाने के साथ में ही मैं जो बुक वो पढ़ा रहे हैं वो मैं लाया नहीं हूं, तो अब मैं क्या करूं। तो एक समस्या उत्पन्न हो गई। अब आपने पास वाले के साथ में देख ली और पास वाले के साथ में देख के घर जाके रिवीजन कर लिया, तो समाधान हो गया। अब व्यवसाय में आपके कोई बिजनेस है, लगातार बिजनेस नहीं चल रहा है, मार्केट नहीं चल रहा है, तो आप समय के साथ में क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और ऑनलाइन का भी कार्य साथ साथ में कर देंगे, तो आपका व्यवसाय क्या हो जाएगा, लगातार बढ़ जाएगा। अब दूसरा प्रौद्योगिकी, जैसे कि हमको देखते हैं कि रॉकेट बनाना, कुछ नई आविष्कार करना, ये सभी प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि चंद्रयान 2 फेल हो गया तो चंद्रयान 3 हमने क्या किया और बेटर बना दिया। फिर हमने दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर लिया कि आपके डेली लाइफ में जो जो समस्याएं आती है उन समस्याओं का भी समाधान करने के लिए क्या होता है, इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। कि आप जहां जहां प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे ना, तो वहां वहां ये विधि काम करेगी। तो बैकग्राउंड में सारी विधियां काम करेगी। आप ये पढ़ने में नया लग रहा होगा, लेकिन अब जैसे ही मैंने आपको पढ़ाया तो आपको लग रहा होगा हाँ यार इस तरीके से कार्य होता है ना। तो ये सारा क्या है, शिक्षण विधियों के अंतर्गत ही आती है, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। बस इसको हम थ्योरिकल पोर्शन में पढ़ रहे हैं। शिक्षण विद्या में कोई मुश्किल काम नहीं। शिक्षण विद्या एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं बहुत आराम से, बहुत सरल है ना, और बहुत सरल तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके चरण क्या है। देखिए कुछ चरण तो हमने पहले ही देख लिए, लेकिन अब आपको समझ में आने लगा होगा कि इसके चरण हम किस तरीके से समस्या का समाधान करेंगे। अब आप खुद भी दिमाग लगाइए साथ साथ में, क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा होता है या नहीं होता है। जीवंत रूप से सोचिए कि आपके सामने समस्या है, ऐसा नहीं हुआ हो कि कोई समस्या नहीं आई हो। तो आप कोई भी जो लेटेस्ट भी आपके सामने जो दिक्कत हुई हो उसको याद कीजिए और उसका सोल्यूशन अगर हुआ है तो आपने किस तरीके से, और नहीं हुआ है तो इस तरीके से सोल्यूशन करने का कार्य कीजिए। चलिए कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, समस्या का चयन करेंगे। अरे भाई सब चयन, समस्या क्या है, समस्या क्या है, क्या समस्या है, तो ये समस्या है मेरे सामने। अब उसका क्या करना है, प्रस्तुतिकरण करना है। सर ये क्या होता है कि प्रस्तुतिकरण करना है, ये नहीं, समस्या का पूरा डिटेल निकालना कि समस्या किस तरीके से मेरे सामने है, क्या हुआ है, उसका पूरा खाका बनाना, प्रस्तुतिकरण करना दिमाग में ही कि ये समस्या है और इस तरीके से ये समस्या क्रिएट हुई है। उसके बाद में परिकल्पना और उपकल्पनाओं का निर्माण करना। अरे सर सही बताओ ना क्या क्या है ये, क्यों नए नए शब्दों का आप जो है कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। तो बेटा जो समस्या है प्रस्तुतिकरण कर दी। अब आपको लगता है कि इस समस्या को हल करने के लिए मुझे किस किस व्यक्ति की आवश्यकता होगी, कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता होगी, या किस किस जो मैं सहायता ले सकता हूँ, किस जो विषय वस्तु है मेरे सामने समस्या की, उसके लिए मैं क्या उपकरण उपयोग कर सकता हूँ। तो ये चीजें हैं। अब जो होता है तथ्यों का एकत्रीकरण, संबंधित तथ्यों का कि समस्या जो क्रिएट हुई है यहां से क्रिएट हुई है और ये मैं सारी चीजें ठीक कर दूंगा तो ये समस्या ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, आप उस तथ्यों को एकत्रीकरण कर रहे हैं कि ये समस्या इस तरीके से क्रिएट हुई है, तो अगर मैं इसका इस तरीके से उपयोग कर लूंगा तो ये समस्या समाधान क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा इस समस्या का। वही बात है। फिर विश्लेषण करना कि यार ये पूरी समस्या हुई है, अब इस समस्या में मैं अगर इस तरीके से कार्य करूंगा तो ये भविष्य में हो सकती है कि ये समस्या वापस उत्पन्न न हो। ठीक,
उसके बाद में निष्कर्षों का मूल्यांकन करना, और मूल्यांकन करना कि यार ये अब ठीक हो गई है, इस तरीके से मैंने कार्य किया है, तो अब क्या हो सकता है, अगर कभी समस्या उत्पन्न होती है तो मैं अगर इस तरीके से काम करूंगा तो ये समस्या वापिस क्या हो जाएगी, समाधान हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये क्या है, इसके मुख्य चरण है समस्या का, कि चयन करना, प्रस्तुति करना। अब मैं पूरा डिटेल से पढ़ूंगा, आप निश्चिंत में, अब ये आपको कह रहे होंगे सर इसे उसे उसमें फंसा दिया आपने, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, हम आगे पूरा डिटेल से इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए मैंने क्या है, पूरा डिटेल से यहाँ पे पढ़ाया नहीं था कि आगे आपको इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। अब हम देखते हैं एक एक के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, समस्या की पहचान करना या समस्या का चयन करना। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि वास्तविक समस्या है क्या। ऐसा तो नहीं है कि आपने उस विषय वस्तु को समस्या बना रखा हो, आप खुद सोचेंगे कि चयन करना, यार ये समस्या सच में है या नहीं है, ये मैंने खुद ही क्रिएट कर रखी है। सबसे पहले तो ये जानना कि समस्या की वास्तविकता है या नहीं है। समस्या की पहचान स्पष्ट रूप से करें ताकि समाधान की दिशा में सही कदम उठाए जा सकें। यह स्वयं से पूछें कि आखिरकार भाई साहब समस्या है क्या, कि समस्या है क्या, और है तो यह कब, कहां और क्यों हो रही है। यानी कि समस्या, कितनी बढ़िया बात लिखी हुई है कि क्या सच में समस्या है, और समस्या है तो स्वयं से पूछना है कि ये कब उत्पन्न हुई, कहां से हुई और क्यों हो रही है। ठीक, इतना आंसर हमें मिल गया। तो अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे और समस्या का विश्लेषण करेंगे, यानी हम प्रस्तुतिकरण इसका करेंगे। मैंने दोनों नाम दे रखे हैं, ठीक है ना, आपकी बुक में दूसरे नाम भी दे रखे होंगे। अब आपको क्या करना है, समस्या के कारणों का विश्लेषण करना है, और विश्लेषण करने के बाद में संबंधित सभी जानकारी एकत्र करनी है। ये जानकारी एकत्र करने की क्या है, कब हुई थी, कहां हुई थी, क्यों हो रही है, इसकी सारी जानकारी एकत्रीकरण कर लिया आपने। यह पता लगाएं कि समस्या क्यों उत्पन्न हुई, यही हमने बात देखा था। इससे संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं और क्यों का प्रश्न आपको जानना है, कि इस अगर ये समस्या लगातार रही, यानी कि लगातार समस्या रही, तो क्या मेरे निकट भविष्य में इसका प्रभाव हो सकता है और क्या इससे दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है। तो ये क्या है, समस्या का प्रस्तुतिकरण करना और उसका डाटा एनालाइज करना। और डाटा एनालाइज करने के साथ में ही हमने क्या देखा कि मैंने सारी चीजें खोज ली है, और खोजने के बाद मैं बढ़ता हूं आगे, और आगे बढ़ने के साथ में मैं क्या करूंगा, समस्या के विकल्प तैयार करूंगा और उसमें परिकल्पना या उपकल्पना का निर्माण करूंगा। सभी संभावित समाधान विकल्पों की सूची बनाएं, और आपको क्या करना है, संभावित समाधान नजरअंदाज नहीं करना है। कोई भी समस्या है तो उसको लिखना है कि हाँ ये समस्या है और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, चाहे वो कितना भी असंभव लगे कि यार नहीं ये मेरी गलती नहीं है, और लेकिन आपको सोए हुए क्या ठंड है, आप अपने को दूसरी जगह रखते हुए आपको दोनों पक्षों के साथ में सोचना होगा कि मेरी यहाँ गलती है, मेरी यहाँ गलती है, ये मुझे समस्या हो रही है। और सिर्फ गलती ही की बात नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है कि समस्या ये है। जैसे कि विद्यालय की समस्या ले लें, अब विद्यालय की समस्या में मान लीजिए कि विद्यालय का ग्राउंड बनवाना है, और ग्राउंड बनवाने के साथ में ही अब आप सबसे बड़ी समस्या ढूंढेंगे कि क्या समस्या है, कि फंड नहीं है। अब फंड नहीं है तो आप सबसे पहले कि ये जानेंगे, सारे विश्लेषण करेंगे कि क्यों हो, क्यों नहीं है, कब फंड आया था। तो आपको पता चलेगा कि विद्यालय का पहले वाला फंड था वो चला जा चुका है, खर्च हो चुका है, और साथ में ही जो राजस्व से नया फंड आया नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे कि उसका विकल्प की तैयारी करेंगे। क्या विकल्प हो सकते हैं कि हम भामाशाहों को पकड़ते हैं, और भामाशाहों को पकड़ने के बाद में फंड एकत्रीकरण करते हैं। बात समझ में आ गई। अब इसी उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं। अब सर्वोत्तम साधन का चयन करना, समस्या संबंधित तथ्य एकत्रित करना, सभी संभावित समाधानों का मूल्यांकन करें और उसके फायदे और नुकसान की तुलना करें। अब आपने मान लिया जो भामाशाह है उसको आपने कहा कि यार ये सारा फंड इकट्ठा करना है, लेकिन आपको ये भी सोचना पड़ेगा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि फंड आपने इकट्ठा कर लिया कि इनका कोई इंटरफेयर तो नहीं रहेगा। तो उनको आपको स्पष्ट करना है कि भामाशाह आपका कार्य सिर्फ पैसा देना है, और इसके साथ में ही हम आपके नाम का इसमें उच्चारण कर लेंगे या कहीं हम कह देंगे, लेकिन इससे अधिक इसका इंटरफेयर नहीं होना चाहिए विद्यालय व्यवस्थाओं के अंतर्गत। व्यवहारिकता, प्रभावशीलता, समय और संसाधनों के आधार पर सबसे उपयुक्त संसाधन हमें चुनना है कि फंड अगर आ जाता है तो कितना फंड की आवश्यकता है और कितने समय में सारा कार्य पूरा हो सकता है। उदाहरण भी साथ साथ में लेकर चल रहे हैं हम, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट समाधान को लागू करना, विश्लेषण करना, चुने हुए समाधान को वास्तविकता में लागू करना। यानी कि हमने भामाशाहों से सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, उस समस्या का निराकरण कर रहे हैं। यानी कि हमने सारे लोगों को बुला लिया, और उसके साथ में ही हमने जितनी मजदूर वर्ग है उसको बुला लिया, जेसीबी को बुला लिया, जितने भी हमें संसाधन की आवश्यकता है उसको बुला लिया, और हम उसको क्या कर रहे हैं, उसका निर्माण की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाए। अब कार्य योजना में बहुत महत्वपूर्ण है, अब आपको उसका क्या ब्लूप्रिंट बनाना। कार्य योजना का मतलब ये है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राउंड कहाँ होगा,
कितना बड़ा होगा, क्या ये रास्ते के बीच में आ रहा है, क्या विद्यार्थियों को कोई नुकसान तो नहीं है, क्या विद्यालय शिक्षा इससे प्रभावित तो नहीं है। इसीलिए आपने ग्राउंड देखा होगा कि विद्यालय कक्षा से थोड़ा सा दूर होता है ना। तो इस तरीके से आपको कार्य बनाना है। इसमें चरण दर चरण कार्यों की सूची बनानी होती है और इसके साथ में ही आप इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे कि सबसे पहले ग्राउंड की सफाई होगी, उसके बाद रेती आएगी, उसके बाद ईंटें आएगी, उसके बाद ये सारा कार्य होगा, भवन का निर्माण होगा, जो खेल कक्ष है वो पास में बनेगा जिसमें खेल के संसाधन है वो वहां रहेंगे, उपकरण वहां रहेंगे। सुनिश्चित करें कि सभी संबंधित पक्ष समाधान को समझते हैं और इसके कार्यान्वयन में शामिल है। अब हमें क्या करना है, सारा कार्य हो गया तो समाधान का मूल्यांकन करना है कि जो मैंने काम किया है वो सच है या सही है या नहीं है। यानी निष्कर्षों का मूल्यांकन करना, समाधान के परिणामों का मूल्यांकन करें, यह जाने कि क्या समाधान से समस्या हल हुई है या नहीं। यदि समस्या अभी भी बनी हुई है तो पता करें कि कहां सुधार की आवश्यकता है। समीक्षा प्रक्रिया के दौरान फीडबैक एकत्र करें और भविष्य के लिए सुझाव तैयार करें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास में अगर भवन निर्माण करवा लिया है, अपने ग्राउंड का निर्माण करवा लिया है, तो अब आपको उसके साइड इफेक्ट क्या है, क्या वो ज्यादा दूर तो नहीं है, क्या कक्षाएं प्रभावित तो नहीं हो रही है। तो आप सब अप्लाई करने के बाद में विद्यालय से उसका फीडबैक ले सकते हैं और फीडबैक लेने के साथ में आप सभी से पूछेंगे क्या इसमें खेल मैदान सही बना है, क्या इसमें और सुधार हो सकते हैं। तो वो सभी डाटा एकत्रीकरण करना और उसके बाद में आपको पता चलेगा कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है और कहाँ सुधार की आवश्यकता नहीं है, मैंने कितना अच्छा किया है और कितना खराब किया है। तो ये सभी क्या है, ये एक समस्या की बात कर रहे हैं, समस्या बहुत सारी हो सकती है। तो ये परफेक्ट उदाहरण था स्कूल के माध्यम से जिससे आप भी टच में है ना। तो ये सारे बात थी। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल तो साथ साथ में चल ही रहा था, खेल के मैदान वाला पूरा हो गया। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी में कर्मचारी काम करते हैं और उससे क्या एक कंपनी में कर्मचारी काम के प्रति प्रेरित नहीं है, जिससे उत्पादकता में कमी आ रही है। कोई एक कंपनी है जहां पे जो वर्कर्स हैं वो एक्टिव नहीं है, जिससे क्या हो रहा है, काम में कंपनी आ रही है। किसका एग्जांपल है, बहुत बढ़िया सरकारी कंपनियों का, जिसमें क्या होता है तनख्वाह आ जाती है और लोग काम नहीं कर रहे हैं। अब उसका किस तरीके से हम उसका समाधान कर सकते हैं। सबसे पहले पहचान करना है कि आखिरकार क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है। तो कर्मचारी काम में रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं, इसके बारे में आपको पता करना है कि उसको इंटरेस्ट आखिरकार ले क्यों नहीं रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या काम हो रहा है। उसके बाद विश्लेषण करना है। कर्मचारियों के साथ साक्षात्कार करके पता चला कि वे तनावग्रस्त हैं और उन्हें पदोन्नति के अवसर नहीं मिल रहे हैं। यानी कि कर्मचारी कितना ही काम कर रहा है लेकिन उनको प्रमोशन नहीं हो रहा है, उनका जो टीए है, जो उनका वेतन है वो बढ़ नहीं रहा है। ये है ना। हाँ, विकल्प तैयार करना। अब विकल्प तैयार करना कि हम किस तरीके से उसके विकल्प बना सकते हैं। तो पहली विकल्प हमने बतानी कि पदोन्नति के लिए नई नीति बनाना, कि किस तरीके से प्रमोशन हो सकते हैं, किसका किसका प्रमोशन होगा, कितना टारगेट जो कंप्लीट करेगा उसका प्रमोशन हो जाएगा। वो हमने एक पूरा ब्लूप्रिंट बना लिया। कर्मचारियों के लिए तनाव प्रबंधन कार्य क्रम शुरू करना। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी जो कार्यक्रम हो रहे हैं, बच्चों को खेल के मैदान में क्यों ले जाया जाता है, ताकि वो इतना पढ़ाई के बर्डन से वापिस खेल के मैदान में आने के बाद वो सभी क्या कर सकें कि जो उनका तनाव है वो थोड़ा रिलैक्स कर सकें। पढ़ाई उसके साथ में जो खेल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके साथ में ही जो बच्चे हैं फ्री हो सकते हैं। उसी तरीके से जो कर्मचारी हैं उनके लिए क्या किया जाए कि एक सेमिनार की आयोजित किया जाए, कभी कोई पार्टी कर दी जाए, कोई एक मूवी बता दी जाए। तो इससे क्या होता है, कर्मचारी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। नए प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करना, कि ऐसे प्रोत्साहन योजना लागू करना जिससे उनको बेनिफिट्स हो सके, वो इंटरेस्ट ले, वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करें। तो ये सभी क्या हो सकते हैं, इनके विकल्प हो सकते हैं। और विकल्प करने के बाद में सर्वोत्तम समाधान चुनना, कि इन सभी जो मैंने विकल्प बनाया उसमें से कौन सा सबसे परफेक्ट काम कर रहा है। तो पदोन्नति निधि में सुधार और तनाव प्रबंधन कार्यक्रम लागू करना, कि मुझे पता चल गया कि ये दो है। यानी कि मैंने 3 विकल्प बनाए थे, पदोन्नति के लिए नई नीति बना दी और तनाव प्रबंधन कार्य शुरू किया और नए प्रोत्साहन योजनाएं लागू की। तो अब लोग बाग किस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इन दोनों में ले रहे हैं कि हाँ, कर्मचारी जो है थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते हैं और पदोन्नति के लिए नई नीति जो है उनके लिए वो थोड़ा सा ठीक समझते हैं। तो ये भी काम हो गया। अब उनको लागू करना, कि एचआर विभाग द्वारा नई नीति और कार्यक्रम को लागू करवाना। अब ये लागू हो गए, तो अब लागू हो गया, सारा काम सब सेट हो गया। उसके बाद उसका मूल्यांकन करना कि यार ये सारा काम हुआ है वो बेटर हुआ है या नहीं हुआ है। तो कर्मचारियों की उत्पादकता का विश्लेषण करना और फीडबैक लेना है, कि जब हम कंपनी का लास्ट में ऑफिस रिव्यू देखेंगे कि किस तरीके से जो कंपनी में है वो सेलिंग बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। साथ में ही जो कर्मचारी है उनका भी फीडबैक, की जो नई नीतियां लागू की है, जो कर्मचारी के लिए नए सुझाव लागू किए हैं वो सही है या नहीं है, उनके द्वारा पूछना। तो ये एक उदाहरण के बाद में हमने
बात की। इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको खेल के मैदान का उदाहरण बताया, उसके साथ में ही दूसरा एक और एग्जाम्पल था। अब इसका निष्कर्ष क्या निकल जाता है? समस्या समाधान विधि एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है, बिल्कुल, जो किसी भी जटिल समस्या को सुलझाने में सहायक होती है। इसे सही ढंग से लागू करने से समस्याओं का स्थायी समाधान प्राप्त किया जा सकता है, जिससे बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम हो कि आपको लगता है कि यार मेरा सिलेबस नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले देखना है कि सिलेबस क्यों नहीं हो रहा है। फिर आपको पता चलेगा कि यार मेरे जो पढ़ने की घंटे हैं वो थोड़ा कम है, तो थोड़ा सा मैं बढ़ा दूं तो ये होता है। दूसरा, अब आपने बढ़ा दिए हैं फिर भी कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो आपको पता चलना चाहिए टारगेट बेस से पढ़ना चाहिए। तो टारगेट बेस से क्या होता है? देखिए, पढ़ाई जो होती है वो टारगेट बेस से पढ़ने पे बहुत अच्छा रहता है कि आपने दिन में टारगेट बना दिया कि मुझे ये सारा पढ़ना ही है आज, तो आपका सिलेबस भी जल्दी हो जाए। और सारा सिलेबस एनालिसिस करने के बाद में आप एक डेटा बनाए, डेट बना दें, उसका डाटा बनाए कि मुझे ये सारा जो सिलेबस है इतने दिनों में करना है और ये टॉपिक करूंगा तो ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपका सिलेबस भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये इसका निष्कर्ष था और ये हमारी समस्या समाधान विधि थी, बहुत ही बढ़िया, और जो करंट लाइफ है उससे जुड़ती हुई है, जो हमारे डीमोटिवेशन है उसका एक अच्छा उपाय है। और समस्या समाधान विधि और लाइफ में क्या दिक्कतें हो रही है उसको लेकर समस्या समाधान विधि बहुत कारगर होती है। देखिए, एक बात बता देता हूं मैं आपको कि अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो उसका उपाय कोई आके नहीं बताएगा आपको, उसका उपाय बताना होगा खुद को, है ना, कि मैं क्या नया करूं और किस तरीके से कोई कार्य करूं। घबराने से क्या होगा? अगर आप घबरा रहे हैं कि भाई सिलेबस नहीं हो रहा है, परीक्षाएं बहुत नजदीक आ रही है, क्या करना चाहिए, घबराने से कुछ नहीं होगा। आपके सामने समस्या क्या है कि सिलेबस नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तो आप उसका समाधान खोजना चाहिए कि मेरे को सिलेबस करना है तो मेरे को टारगेट बेस से करना है, फिर मैं शॉर्ट नोट्स के साथ में उसको पढ़ाई करूं, फिर मेरे को जो नहीं समझ में आ रहा उसको करूं फिर मैं क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा करूं, ओल्ड ईयर के पेपर हैं उसको सोल्व करूं। तो ये क्या होगा? समाधान होगा। एकांत में बैठिए, सोचिए, मस्तिष्क पे बल जोर लगाइए, क्या समस्या हो रही है उसको साइड में रख के उसका समाधान खोजने की कोशिश कीजिए। एक पेन उठाइए, कॉपी लीजिए और समस्या को लिखिए, क्या समस्या हो रही है। 101% में कह रहा हूं कि आपको उसका समाधान निकलेगा ही निकलेगा। नहीं निकले तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ना कि सर नहीं निकला। 100% गारंटी दे रहा हूं मैं कि उसका समाधान जरूर निकलेगा, और निकलता है, हमेशा निकलता है ना। और सभी जो वर्ग है वो उसका उपयोग भी करते हैं। इसीलिए तो बहुत व्यक्ति जो है बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं, और जो समस्याओं में उलझे रहते हैं वो वहीं उलझे रह जाते हैं। तो ये था खैर आज का सेशन, समस्या समाधान विधि। कैसा लगा जरूर बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई शिक्षण विधि के साथ में, और इसके बाद में ही शिक्षण विद्या जैसे पूरी हो जाएगी, शिक्षण सूत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। सारी शिक्षण विद्या करूंगा मैं एक 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 एक, भले ही वीडियो बड़ा हो भले वीडियो छोटा हो, ठीक है तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत, और जो वीडियो आ रही है उसको सभी को देखिएगा जरूर। आपने बहुत सारी शिक्षण विद्या ऐसा होगी जो बुक्स में नहीं दे रखी होगी, पढ़ी नहीं होगी, तो नई नई भी आपको पता चलेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच जाएगी। इसकी जो पीपीटी है, जैसे हर बार मैं आपको कहता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। कोई समस्या है तो टेलीग्राम चैनल पे ही आप स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे मेरे नंबर दे रखे हैं, उस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कॉल में उठा नहीं पाऊंगा, आप सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज कीजिए जो भी दिक्कत हो, या फिर इसमें कमेंट में लिख दीजिए अगर कोई दिक्कत हो। तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, कोई दिक्कत नहीं हो, उसमें होनी भी नहीं चाहिए, है ना। नए नए वीडियो आते रहेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।